हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब मस्त होंगे और 2024 परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे जोर तोर से। तो आज हम लेके आए हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो कि है प्रकाश का परिवर्तन। और आज हम वही चैप्टर के VVI क्वेश्चन को पूरा करेंगे जो कि क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम बोर्ड में टकराएगा। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में जो कि फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 का VVI क्वेश्चन हम छाटे हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको 100% समझा पाएंगे। हाँ, और आप समझ पाइएगा भी। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं सबसे पहले प्रकाश। प्रकाश कहते किसको हैं? तो बच्चों हम जानते हैं कि प्रकाश उसे कहते हैं जिसको से लाइट निकलता है, ओकरा प्रकाश कह देते हैं। वो तो लाइट निकला ओकरा हम प्रकाश का देखो वो रोशनी दे रहा है वो प्रकाश हो गया भाई। नहीं, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, किसी वस्तु को देख पाते हैं, हम वस्तु को देख पाते हैं ना। जैसे कि हम एग्जाम्पल में यहाँ पे पहले पढ़िए, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं, उसे हम प्रकाश कहते हैं। और प्रकाश एक क्या है बाबू? ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा है। जैसे कि हम यहाँ पे एक कैंडल लिए हैं, ठीक है, लाइट सोर्सेस, और यहाँ ये हमारा रहा वस्तु। ठीक है, तो हम यहाँ से जब कैंडल जलाते हैं तो जा करके लाइट पड़ती है कहाँ? ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु पे, और यही रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों तक पहुँचता है, तभी हम वस्तु को देख पाते हैं। अंधेरा में कभी आप टॉर्च मारे हैं? हाँ, टॉर्च मारे होंगे भाई। तो अब टॉर्च मारते हैं तो उस जगह पे जाता है, वही जगह के हमको दिखाता है ना, उसके बगल का तो अंधेरा दिखाई देता है। मारे हो ना कभी? हाँ, तो यही समझना चाहिए कि प्रकाश कहते किसको है। तो प्रकाश तो आपको समझ में आ गया पूरी तरीके से। अब हम पढ़ते हैं प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण निम्नलिखित है भाई। प्रकाश के गुण निम्नलिखित है। प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है परंतु इसकी उपस्थिति में वस्तु दिखाई देती है। क्या देती है बाबू? वस्तु दिखाई देती है। किसके उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में। जब तक प्रकाश नहीं रहेगा हमको वस्तु दिखाई नहीं देगा भाई, है ना। जैसे कि हम अंधार कमरा में रहेंगे, ठीक है, वहाँ लाइट नहीं रहेगा तो हमको कोई वस्तु दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। तो आप समझिए कि प्रकाश की उपस्थिति में ही हम वस्तु को देख पाते हैं। ये हो गया पहला। प्रकाश को है बाबू हमेशा सरल रेखा में गमन करती है। ये हो गया दूसरा। प्रकाश के संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। चौथा पढ़ते हैं, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। ठीक है, चौथा हो गया। पांचवा पढ़ते हैं, प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजर सकता है परंतु अपारदर्शी माध्यम में से नहीं गुजर सकता है। आप यहाँ से सिंपल समझिएगा, ठीक है। प्रकाश पारदर्शी माध्यम में गुजर सकता है परंतु अपारदर्शी माध्यम में से नहीं गुजर सकता है। ऐसा क्यों? आप कभी देखो, पारदर्शी किसको कहते हैं? जिसको से इधर से हम लाइट मारेंगे ना बाबू, पहले हम शीशा लेते हैं, ठीक है, अगर हम लाइट मारते हैं तो शीशा के इधर से ऊपर हो जाता है कि नहीं हो जाता है लाइट? और यही हम दीवार के सामने अगर मारते हैं तो ऊपर से ऊपर होता है? नहीं होता है। तो आप यहाँ पारदर्शी और अपारदर्शी भी समझ गए होंगे कि पारदर्शी किसे कहते हैं और अपारदर्शी किसे कहते हैं। जिसको में पार हो जाता है उसे पारदर्शी और जो नहीं पार होता है उसमें अपारदर्शी। ठीक है, अब छठा पढ़ते हैं। छठा हमारा क्या कहता है? विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अब देखिए प्रकाश का भी जो है ना बाबू, हर एक माध्यम में भिन्न होता है, अलग अलग होता है। जैसे कि निर्वात में कोई प्रकाश की चाल पूछ दे आपसे तो आप क्या बोलिएगा? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब हम सातवां पढ़ते हैं। ठीक है, सातवां हमारा क्या कहता है? चमकदार पृष्ठों से प्रकाश परिवर्तित तो हो जाता है। जैसे चमकदार हो गया, जैसे कि हम जानते हैं चमकदार में क्या लेते हैं, हम मान लेते हैं हीरा। हीरा तो चमकता है बाबू, तो उसको से भी प्रकाश आ जाता है ना। ये हो गया। अब हम आठवां पढ़ते हैं। ठीक है, आठवां पढ़िएगा। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह प्रकाश अपने पथ से विचलित हो जाता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है ना बाबू तो क्या हो जाता है? विचलित हो जाता है। समझ गए ना? ठीक है, अब हम नोट पढ़ते हैं। यहाँ पे नोट कुछ लिखा हुआ है, आप ध्यान से पढ़िएगा। नोट में क्या कहता है? प्रकाश की चाल अधिक निर्वात में होती है। किस चीज़ में प्रकाश का चाल सबसे ज़्यादा होता है बाबू? निर्वात में।
तो अब दूसरा पढ़ते हैं। हवा में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। बाबू आपको समझ में आ गया होगा कि हवा में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। अब तीसरा पढ़ते हैं। प्रकाश जब पानी में होता है, क्या पानी में प्रकाश की चाल कितना होता है बाबू? 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है ना। अब कांच में प्रकाश की चाल क्या होता है बाबू? तो 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है ना। आप समझ गए होंगे इतना। चलिए, प्रकाश स्रोत हम किसे कहते हैं? तो बाबू अब समझिएगा, प्रकाश स्रोत जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। जैसे कि हम टॉर्च जानते हैं कि उसको से प्रकाश निकलता है, तो वो भी एक प्रकाश स्रोत है। बल्ब एक प्रकाश स्रोत है, सूर्य प्रकाश स्रोत है, लेजर लाइट एक प्रकाश स्रोत है। आप समझ गए होंगे कि जिसको से भी लाइट निकल जाए वो कचिया बाबू प्रकाश स्रोत ही है। अब हम पढ़ते हैं नोट में। कुछ प्रकाश स्रोत प्राकृतिक है यानी कि नेचुरल है, और कुछ मानव निर्मित है यानी कि मैन मेड। तो आप समझ गए होंगे कि जो प्राकृतिक है, जैसे कि सूरज हो गया प्राकृतिक है बाबू, कोई तो इंसान बनाया नहीं होगा। टॉर्च हो गया वो मानव बनाया है। तो आप इतना समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं आगे पढ़ते हैं। अब बाबू हम समझेंगे प्रतिबिंब। तो बाबू हम पढ़ते हैं प्रतिबिंब। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु स्रोत को प्रतिबिंब कहते हैं। अब प्रतिबिंब समझना कोई भारी बात नहीं है दोस्त। यहाँ पे अब समझिए कि किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें कहाँ आती है? दर्पण से परावर्तन के बाद। कोई दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है ना, या आती हुई प्रतीत होती है, उसे बिंदु स्रोत को हम प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है। तो बाबू अब हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब के प्रकार। प्रतिबिंब के प्रकार कितने होते हैं? तो प्रतिबिंब के प्रकार 2 होते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब जिसे हम रियल इमेज कहते हैं। आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब जिसे हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। ये हो गया दूसरा। अब पढ़ते हैं हम वास्तविक प्रतिबिंब। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अब नोट से हम समझ लेते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या बनता है बाबू? उल्टा बनता है। आप देखें वास्तविक प्रतिबिंब ऐनक के सामने खड़े हुए हैं ना आप लोग, हुए है ना। अब देखते हैं कि जब दायां हाथ उठाते हैं तो बायां वाला उठता है उधर, है ना। वही होता है। हमारे जैसा तो वास्तविक बनता है, लेकिन क्या बनता है बाबू? उल्टा बनता है। समझ में आ गया वास्तविक प्रतिबिंब। अब हम पढ़ेंगे आभासी प्रतिबिंब। तो आभासी प्रतिबिंब पढ़ते हैं हम इधर। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो बाबू हम समझेंगे किसी बिंदु स्रोत से क्या आती है? प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे हम आभासी प्रतिबिंब कह देते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि आभासी प्रतिबिंब हम किसे कहते हैं। अब नोट से हम पढ़ते हैं। आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या बनता है बाबू? सीधा बनता है, कभी उल्टा नहीं बनता है आभासी प्रतिबिंब। तो अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन इधर। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो बाबू अब हम पढ़ेंगे समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो ये हम पढ़ते हैं। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की निम्नलिखित विशेषताएं देखने को मिलती है। क्या मिलती है बाबू? जब समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है ना, उसका निम्नलिखित विशेषता है। तो चलिए हम समझते हैं पॉइंट बाय पॉइंट से। तो पहला पॉइंट हमको कहता है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब काची बनता है बाबू? समतल दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा क्या कहता है? प्रतिबिंब आकार वस्तु के आकार का बराबर होता है। मतलब प्रतिबिंब जो होता है ना, जोन भी आकार के रहे, समतल दर्पण में वस्तु का आकार और प्रतिबिंब दोनों एकदम बराबर बनेगा, सेम बनता है। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा क्या बनता है? सीधा बनता है। प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। चौथा हो गया। पांचवा पढ़ते हैं। प्रतिबिंब आभासी होता है, अतः इसे पर्दे पर हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्या बाबू? समझिए यहाँ पे, इसको हम पर्दा पे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि आभासी है, काल्पनिक है। कैसे कर लेंगे यार? नहीं कर पाएंगे ना। अब छठा हम समझेंगे। छठा क्या कहता है? प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण अर्थात सामने रहता है। माने जितना आप सामने रखिएगा बाबू,
उतना ही है वो पीछे बनेगा। समझ में आ गया होगा? ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अवतल दर्पण के उपयोग, अवतल दर्पण के उपयोग पढ़ते हैं। तो अवतल दर्पण के उपयोग हम कोची कोची में करते हैं बाबू, ये समझना जरूरी है। तो पहला कहते हैं दाढ़ी या हजामत बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का, है ना, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और दूसरा क्या कहता है, डॉक्टरों द्वारा नाक, कान, गला इत्यादि की जांच करने में किसका उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का, है ना। अब हम ये पूरा समझ गए, अभी और हम समझाते हैं इसका। तीसरा पॉइंट हम पढ़ते हैं अवतल दर्पण का ही, डिश एंटीना। एंटीना जानते हैं, जो आप छतरी लगाते हैं ना टीवी देखने के लिए छत पे, वही एंटीना, डिश एंटीना। जो एक परिवर्तक पृष्ठ होता है वह क्या होता है बाबू? अवतल होता है। सैटेलाइट से आने वाली तरंगों को यह परिवर्तक पृष्ठ एंटीना के ऊपर फोकस कर देता है। क्या कर देता है बाबू? सैटेलाइट से आने वाली तरंगों को यह परिवर्तक पृष्ठ एंटीना के ऊपर फोकस कर देता है। ये भी कौन में आता है? अवतल दर्पण में। और चौथा पढ़ते हैं हम। चौथा क्या कहता है हमारा? टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों की हेडलाइट, इनके परिवर्तक पृष्ठ के ऊपर अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्या क्या उपयोग किया जाता है बाबू? टॉर्च में किसका उपयोग किया जाता है? जो लगा रहता है वो रहता है अवतल दर्पण का ही। सर्च लाइट में भी, वाहनों के हेडलाइट में भी जो लगा रहता है, हेडलाइट समझ रहे हैं ना, आगे की तरह, वही अवतल दर्पण का ही होता है। अब हम पढ़ते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग अब समझेंगे हम यहाँ से। देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग, ठीक है। अब यहाँ पे हम समझते हैं। पहला पॉइंट कहता है हमारा, क्या कहता है? उत्तल दर्पण का मुख्य उपयोग है मोटर वाहनों में पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए, ठीक है। जैसे कि अब देखें कि कोई भी गाड़ी के किनारे साइड में जो लगा रहता है छोटा सा ऐनक, वही होता है कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण होता है। वो जो हम पीछे के साइड में देखते हैं कि कौन कौन गाड़ी आ रहा है, चाहे जितना बड़ा गाड़ी होवे बाबू, उसको छोटा करके दिखा देता है। कौन दिखा देता है? उत्तल दर्पण दिखा देता है। अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है हमारा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसलिए वाइटनर लगा दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। सड़क या चौराहों पर लगी बत्तियों में परिवर्तक के रूप में भी उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सड़क या चौराहा पर देखे हैं ना, जो लंबा लंबा खंभा में बत्ती लगा रहता है, हाँ वही, आप समझ रहे हैं। उसमें भी किसका उपयोग किया जाता है बाबू? उत्तल दर्पण का किया जाता है। अब हम समझेंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर क्या है। अवतल और उत्तल दर्पण में क्या हम पढ़ेंगे बाबू? दर्पण में अंतर। तो हम सबसे पहले चलते हैं अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में निम्नलिखित अंतर है। क्या है बाबू? निम्नलिखित अंतर है। तो हम पहला अंतर पढ़ते हैं अवतल दर्पण का। प्रतिबिंब सीधा एवं उल्टा बनता है। क्या बनता है बाबू? अवतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा एवं उल्टा बनता है। और दूसरा उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। क्या बनता है बाबू? हमेशा सीधा बनता है। इसमें सीधा भी बनेगा अवतल में और उल्टा भी बनेगा, इसमें हमेशा सीधा ही बनता है। और दूसरा क्या कहता है? सीधे बनने वाले प्रतिबिंब एवं उल्टे बनने वाले प्रतिबिंब वास्तविक होते हैं। सीधा बने चाहे उल्टा बने, दोनों को जो होगा अवतल दर्पण में वास्तविक ही होगा। लेकिन इसमें सीधा बनता है, लेकिन क्या होता है? आभासी बनता है। प्रतिबिंब आभासी बनता है। अब हम पढ़ते हैं तीसरा पॉइंट, नंबर तीसरा। प्रतिबिंब का आकार वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। प्रतिबिंब का आकार है वो किस पे निर्भर करता है बाबू? अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति पर, कि जितना नज़दीक रखिएगा वैसने आकार बनेगा बाबू, ठीक है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा बनता है। चाहे आप जैसन भी वस्तु रखिए ना, प्रतिबिंब जो बनेगा ना वस्तु के आकार से क्या बनेगा बाबू? छोटा बनता है। समझ में आ गया? अब पढ़ते हैं वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। यहाँ पे पढ़िए वास्तविक प्रतिबिंब का, यहाँ पे हम समझेंगे इसमें भी अंतर ही है। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर, ये 2 नंबर में पूछता है, ये भी हम जान लेते हैं। यह पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, वास्तविक को प्राप्त किया जा सकता है। और इसका उल्टा पढ़ देंगे, यह पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता है इसे, और यह सदैव उल्टा बनता है। दूसरा नंबर पॉइंट, और ये दूसरा नंबर पॉइंट क्या कहता है? यह सदैव सीधा बनता है, ठीक है। अब इसका हम तीसरा पढ़ते हैं। इसके बनते समय अपवर्तित या परिवर्तित किरणें वास्तव में एक बिंदु पर मिलती है। किस पे मिलती है बाबू? इसका जब बनता है तो अपवर्तित या परिवर्तित किरणों वास्तव में एक बिंदु पर मिलता है। और इसका क्या कहता है हम यहाँ पे समझेंगे। इसके बनते समय अपवर्तित अथवा परिवर्तित किरणें किसी बिंदु पर
मिलती नहीं बल्कि मिलती हुई क्या होती है बाबू, प्रतीत होती है। मिलता नहीं है छोटू, लेकिन मिलता हुआ क्या होता है, प्रतीत होता है। अब हम यह पूरा मतलब प्रकाश से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा वो अब एक भी नहीं छूटेगा, इतना ही पूछेगा बाबू प्रकाश से। तो आपको हम उम्मीद करते हैं कि पूरा पूरा समझ में आ गया होगा, और नहीं आया है तो पीछे की वीडियो आप देख सकते हैं और इसे दोहरा के देख सकते हैं ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। अगर आपको फिजिक्स यानी कि 10th का कोई भी सब्जेक्ट का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप दिए गए व्हाट्सएप में नंबर पर एसएमएस कर सकते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, आपको एकदम निःशुल्क एकदम फ्री में आपको पूरा ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ दे दिया जाएगा। धन्यवाद बच्चों।